अब बात करते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि, ये देखिए ये है थायराइड ग्लैंड्स, इसका पिक्चर है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है चित्र, ये है थायराइड कार्टिलेज और इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स। ये जो पिक्चर है इसको थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है ट्रेचिया और इसके नीचे नोड्यूल्स होते हैं, यहाँ पे बताया गया है पिक्चर। देखिए इसकी अवस्थिति होती है मनुष्य के गले में दोनों लैरिंक्सों के नीचे। मनुष्य का जो गला होता है ना, यहाँ पर देखिए दिखाया, इसी तरह का यहाँ पर है। तो मनुष्य के गले में दोनों लैरिंक्सों के नीचे होता है। और थायराइड ग्लैंड से जो संबंधित हार्मोन्स है वो है T4, T3 और ट्राइआइडियोथायराइड। और ये जो बढ़ता है आयोडीन की अधिक मात्रा के कारण। अगर आयोडीन की अधिक मात्रा हो जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, जिसको घेंघा रोग बोलते हैं। आयोडीन से आयोडो बना है ना, तो जहां भी आपको मिलेगा समझ जाइएगा आयोडीन की अधिक मात्रा से ट्राइआइडोथायरोनाइन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अच्छा, T4 अगर बोला जाए तो T4 थायरोक्सिन हार्मोन का नाम है। T3 ट्राइआइडोथायरोनिन का नाम है, ये मैंने भी बोला है। और ये जो होता है ट्राइआइडोथायरोनिन, ये जो T3 है वो आयोडीन की अधिक मात्रा के कारण होती है। ये दोनों चीजें हमको याद रख लेना है। T4 थायरोक्सिन को बोलते हैं, T4 हार्मोन्स। और T3 से होता है ट्राई, 3 है ना, ट्राई मतलब 3 होता है, डबल मीन्स 2 होता है, सिंगल मीन्स 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ ट्राई है, ट्राइआइडोथायरोनिन, आयोडीन की अधिक मात्रा के कारण T3 हार्मोन्स होती है। अब हम लोग बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स की। थायरोक्सिन हार्मोन्स की इसकी संरचना होती है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। थायरोक्सिन हार्मोन का जो संरचना है T4 का, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल, इसका कार्य क्या है? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। इसका कार्य है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। और ये वृद्धि हेतु उत्प्रेरक है। वृद्धि हेतु उत्प्रेरक होते हैं और जनन अंगों के कार्यों का नियमन भी करते हैं और जल संतुलन का भी नियंत्रण करते हैं। ये 4 कार्य हैं इनका। कौन कौन? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, वृद्धि हेतु उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का काम करते हैं ये, कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम करते हैं वृद्धि हेतु, जनन अंगों के कार्यों का नियमन भी करते हैं ये, और जल संतुलन का नियंत्रण भी करते हैं। जल का संतुलन बनाए रखने में भी ये हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं ये T4 थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल भी है। इसकी संरचना कैसी होती है? आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल की तरह, T4 की। हम लोग थायरोक्सिन से संबंधित रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी अधिकता से होने वाले रोग हैं नेत्रोत्सेंधी गलगंड, नेत्रोत्सेंधी गलगंड, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, नेत्रोत्सेंधी गलगंड, गलगंड की बीमारी होती है। इसका अन्य नाम है ग्रेव्स डिजीज। क्या नाम है? ग्रेव्स डिजीज अन्य नाम। तो पूछ लेगा कि T4 की अधिकता से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? तो नेत्रोत्सेंधी गलगंड बीमारी हो जाती है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसके लक्षण क्या है? देखिए, आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाता है। आंख फूल जाएगा पूरा और आंख का जो है मतलब नेत्र जो है कोटर से बाहर आ जाता है। और दूसरा बीमारी होता है प्लूमर का रोग, प्लूमर डिजीज बोलते हैं इसको, प्लूमर का रोग होता है। इसका लक्षण होता है वजन में कमी हो जाती है और थायराइड ग्रंथि का फूलना शुरू हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है इत्यादि, ये बीमारी हो जाती है। इसको प्लूमर का रोग बोलते हैं। क्लियर है? तो ये अधिकता से हुई, T4 जो है थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से ये सारी बीमारी हुई। कौन कौन सी? नेत्रोत्सेंधी गलगंड, जिसे ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, और इसका लक्षण होता है आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाना। दूसरा प्लूमर का रोग होता है, इसमें वजन में कमी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि का फूल जाना और हाथ पैर का कांपना इसके लक्षण। अब हम लोग बात करते हैं T4 थायरोक्सिन से जो है उसके कमी से होने वाला रोग। इसे कमी से कौन सा रोग होने लगता है? तो देखिए, एक होता है जर मानवता का रोग, दूसरा होता है मिक्सिडमा का रोग, तीसरा होता है घेंगा और चौथा होता है हाशिमोटो का रोग। तो T4 हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है जर मानवता, जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, जर मानवता। और यह जो रोग होता है जर मानवता, बच्चों में होने वाला रोग है, क्रेटिनिज्म। वहीं बात करें मिक्सिडमा की, मिक्सिडमा तो ये वयस्कों को उपापचय संबंधी रोग होती है, वयस्कों में उपापचय संबंधी रोग। वही घेंघा रोग की बात हमने की थी, ग्वाइटी रोग, है
है ना, घेघा। इसका दूसरा नाम है गलगंड, जिसमें गर्दन बड़ा हो जाता है, मतलब घेघ निकल जाता है। इसका लक्षण क्या है, थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि हो जाती है। ये जो आकार है ना, देख रहे हैं, ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, इसीलिए जो होता है बड़ा सा गर्दन दिखता है। इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर है। चौथा हो जाता है हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग, इसका क्या है लक्षण, शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला होता है। हाशीमोटो के रोग में क्या होता है कि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके द्वारा जो होता है थायराइड ग्रंथि पर हमला होता है। तो ये भी बहुत ही चिंता का विषय है कि इम्यून सिस्टम थायराइड ग्रंथि पर ही हमला करने लगता है, और इस रोग को बोलते हैं हाशीमोटो का रोग। ठीक है। तो यहाँ पर संबंधित रोग जो थी अधिकता से होने वाले, नेत्रोद सेंधी गलगंड, आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाता था। फ्लूमर का रोग, जिसमें वजन में कमी, थायराइड ग्रंथि का फूलना, हाथ पैर कांपना आदि था। और कमी से होने वाला रोग, ये तो अधिकता से होने वाला रोग था T4 यानी थायरोक्सिन के, और यहाँ पर थायरोक्सिन के कमी से होने वाला रोग है जर्मानवता, जिसमें ये जो रोग है जर्मानवता क्रेटिनिज्म, ये बच्चों में होने वाला रोग। दूसरी बात हमने की थी मैक्सिडमा की, और ये मैक्सिडमा जो है यह वयस्कों के उपापचय संबंधी रोग, वयस्कों के उपापचय संबंधी रोग है। तीसरा घेघा, जिसे ग्वाइटी बोलते हैं, इसका अन्य नाम है गलगंड, और इसका लक्षण क्या है, थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि हो जाती है। गलगंड थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि हो जाती है। और चौथा था हाशीमोटो का रोग, यह शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र इम्यूनो सिस्टम द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। अभी तक थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। और यहाँ पे देखिए इसकी अवस्थिति दिखाई है, पैराथायराइड ग्लैंड, ये देख रहे हैं, ये अवस्थिति है इसकी। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। जो थायराइड ग्रंथि गले में होती है ना, उसके पीछे का भाग होता है पैराथायराइड ग्रंथि। ये आगे का भाग हो गया, और इसके पीछे का जो भाग है वो पैराथायराइड ग्लैंड्स है। तो ये गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे का भाग है, और भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न होता है। ये भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न होता है, और इससे संबंधित हार्मोन कौन सा है, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन अन्य नाम है पैराथार्मोन, पैराथायरिन, और यह रुधिर में कैल्शियम की कमी होने पर स्रावित होती है। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तब पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन होने लगता है। और इसका कार्य क्या है, कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखना। जो बॉडी में कैल्शियम है ना, तो उसका जो आइडियल आदर्श मात्रा है, आइडियल क्वांटिटी है, उसको बनाए रखने का कार्य करता है पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा कार्य है इसका। थायराइड ग्रंथि, उसका पिक्चर है ये। अवस्थिति मनुष्य के गले में दोनों लैरिंक्सों के नीचे होती है। ये संबंधित हार्मोन है T4 और T3, T4 थायरोक्सिन और T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, और ये होती है आयोडीन की अधिक मात्रा के कारण। थायरोक्सिन हार्मोन की संरचना है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। कार्य क्या है, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, वृद्धि हेतु उत्प्रेरक, जनन अंगों के कार्यों का नियमन, जल संतुलन का श्रवण अति नियंत्रण। इससे संबंधित रोग है, अगर थायरोक्सिन का अधिकता हो जाता है तो इससे होने वाले रोग है नेत्रोद सेंधी गलगंड, जिसको एक्सोफ्थैल्मिक क्वाइटर बोलते हैं। इसका अन्य नाम है ग्रेव्स डिजीज। इसके लक्षण है आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाते हैं, इसलिए इसको नेत्रोद सेंधी गलगंड बोलते हैं। प्लूमर का रोग होता है, प्लूमर डिजीज। इनके लक्षण होते हैं वजन में कमी आ जाता है, थायराइड ग्रंथि का फूलना, हाथ पैर कांपना इत्यादि, प्लूमर रोग। अब थायरोक्सिन के कमी से होने वाले रोग जो हैं वो जर्मानवता है, ये बच्चों को होने वाला रोग है, क्रेटिनिज्म बोलते हैं इसको। मिक्सिडमा है, मिक्सिडमा ये वयस्कों को उपापचयी संबंधी रोग होता है इससे। घेंघा, इसे घेघा रोग बोलते हैं, ग्वाइटी। इसका अन्य नाम है गलगंड, और इसके लक्षण है थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। फोर्थ है हाशीमोटो का रोग। शरीर में के प्रतिरक्षी तंत्र जो है इम्यून सिस्टम द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला होता है इस रोग में। अब हम लोगों ने बात किया था पैराथायराइड ग्रंथि की, इसकी अवस्थिति ये है, थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है इसकी अवस्थिति, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे। भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न होते हैं। संबंधित हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, इसका अन्य नाम है पैराथार्मोन, पैराथायरिन। रुधिर में कैल्शियम की कमी होने पर यह इसका सिक्रेशन होता है, और इसका कार्य है कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखना। अब हम लोग बात करते हैं कैल्सीटोनिन की।
कैल्सीटोनिन का कार्य क्या है? देखिए, कैल्सीटोनिन का कार्य है कैल्शियम की रुधिर में अधिकता होने पर यह स्रावन होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन जब ब्लड में कैल्शियम की अधिक मात्रा हो जाएगी तब यह सिक्रेट करेंगे, सिक्रेशन होगा इसका कैल्सीटोनिन का, और उसको कंट्रोल करेगी। तो कैल्शियम की रक्त में अधिकता होने पर, ब्लड में अधिकता होने पर कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, सिक्रेशन होता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथि की। एड्रीनल ग्रंथि ये बायां वृक्क है और इसके वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर का जो ये ग्रंथि है इसी को एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि। और ये बाएं तरफ का हिस्सा है, बायां वृक्क बोलते हैं, बायां किडनी है ये, और बाएं किडनी के ऊपर में एड्रीनल ग्रंथि होते हैं। और देखिए यहाँ जो है किडनी का, ये कॉर्टेक्स के बारे में बताए थे ना उस दिन, किडनी जो पढ़े थे पहले क्लास में, तो ये कॉर्टेक्स है। और मेडुला क्या होता है इसके बीच का, तो नहीं है, ये मेडुला है, इसको मेड्यूला बोलते हैं, और ये कॉर्टेक्स है। देख लिया एड्रीनल ग्रंथि क्या होता है, बायां वृक्क के ऊपर का हिस्सा होता है, और कॉर्टेक्स को भी आपने देख लिया और मेडुला को भी देख लिया। अब हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के सिक्रेशन से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का, वो है एडिशंस डिजीज होता है। इसे विकृति से होने वाला रोग एडिशन रोग है। इसके विकृति से होने वाला रोग कौन सा है? एडिशन रोग। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, कॉर्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। अब सोच लीजिए इस कॉर्टेक्स का कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका। तो बॉडी का कोई भी पार्ट इतना आसान नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके विकृति से होने वाला रोग होता है एडिशन रोग। ये बल्ब का आविष्कार जो किए थे एडिसन, वो नहीं है, ये एडिशन रोग है। कॉर्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य क्या है 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। ओके। एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन। एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स जो है यहाँ पे, एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन, जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो 3 है एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स से। वो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन बोलते हैं, सेक्स कार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन। ये एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन है, एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स से सिक्रेशन करने वाला हार्मोन है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन, ये कॉर्टेक्स से हुआ था। अब मेडुला से जो होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एड्रीनल मेडुला से स्रावित हार्मोन है ना, ये जो मेडुला देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ से जो स्रावित होता है हार्मोन उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन की बात हम लोग कर रहे थे, ये जो 3 है। एड्रीनल मेडुला से स्रावित हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन, 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 ये अमीनो अम्ल है। अन्य नाम है इसका नॉरएड्रीनेलिन, नॉरएड्रीनेलिन। इसका कार्य क्या है? वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में ब्लड संचार कम करना, रुधिर का कम करना। ओके, आगे बात करते हैं एड्रीनेलिन की। एड्रीनेलिन का अन्य नाम है एपिनेफ्रिन, इसको लरो या एवं उरो हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रीनेलिन। और ये एड्रीनेलिन, ये जो मेड्यूला है, एड्रीनल मेडुला, वहां से ये हार्मोन सिक्रेशन होता है। और हमने पढ़ा एड्रीनेलिन को लड़ो उरो हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनका पहला एक नाम था नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा नाम था इसका नॉरएड्रीनेलिन। इसका कार्य था वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार कम करना, यानी ब्लड का जो संचार है, प्रसार है, उसको कम करना। दूसरा एड्रीनेलिन हार्मोन है, इसके बारे में चर्चा किया हमने। इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, एड्रीनेलिन का ही दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। और इसको लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किस हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो वो है एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन भी कहा जाता है।
तो सिर्फ लड़ो उड़ो हार्मोन याद मत रखिए, एक और नाम याद रख लीजिए, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन भी कहा जाता है एड्रीनेलिन हार्मोन को, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। अब इसका कार्य क्या है इसको जानते हैं। देखिए इसका कार्य है हृदय गति में वृद्धि। एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य है हृदय गति में वृद्धि, वाहिका विस्तारण वेसोडिलेशन द्वारा मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार में वृद्धि, ब्लड के प्रसारण में, संचार में ये क्या करती है, वृद्धि करती है। ये वाहिका विस्तारण के द्वारा हृदय गति में वृद्धि कर देती है। जैसे ही पंपिंग अधिक होगा ब्लड का तो स्वाभाविक है कि जो शरीर का भाग है वहां पर वेसोडिलेशन के द्वारा, वाहिका विस्तारण के द्वारा मस्तिष्क को, कंकाल पेशियों को, हृदय को, फेफड़े को और लीवर को और भी सारी अंग है, इस सब जगह पे ब्लड का संचार अधिक हो जाएगा, वहां पे अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचना प्रारंभ कर देगी। इसीलिए इसको बोला जाता है एड्रीनेलिन हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन या आपातकालीन, क्या और क्या नाम था, आपातकालीन या युद्ध हार्मोन। यहां पर नोट दिया है सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोन का नाम कैरेकोल्मिन्स है। ये जो दोनों हार्मोन है ना, यहाँ पे एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रीनेलिन, यहाँ पर जो दोनों का नाम एक जगह पे अगर लेना हो तो उसका नाम है कैरेकोल्मिन्स। क्या नाम है, कैरेकोल्मिन्स। इनको सम्मिलित रूप से बुलाते हैं कैरेकोल्मिन्स के नाम से, इन दोनों हार्मोन को। अब हम लोग बात करते हैं ग्रंथियां। जो ग्रंथियां से स्रावित हार्मोन है, ग्रंथियों से, ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्लैंड से पैराथायराइड ग्रंथियां, जिसको पैराथार्मोन या पीटीएच बोलते हैं, ये हार्मोन निकलती है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलती है हार्मोन। तो याद रखना है पैराथायराइड ग्रंथि जो है उनसे पैराथार्मोन या पीटीएच हार्मोन निकलती है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलती है, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन। या यहाँ पर पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है पश्च और अग्र, यानी कि पीछे और अगला पिट्यूटरी है, उसको दो भागों में बांटकर बताया गया है कि पीयूष ग्रंथि का जो ये जो पिछला पिट्यूटरी है या न्यूरोहाइपोफाइलिसिस बोलते हैं इसको, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से को पश्च पिट्यूटरी भी बोलते हैं इसको। न्यूरोहाइपोफाइसिस ये पीयूष ग्रंथि का पिछला हिस्सा है, पश्च पिट्यूटरी है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एडीएच जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, और दूसरा निकलता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ओके, दो निकलता है। और ये दूसरा भाग जो है अग्र पिट्यूटरी, जो अगला भाग है पीयूष ग्रंथि का, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अगले भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस और पिछले को न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो निकलता है वैसोप्रिन, एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। अग्र पिट्यूटरी आगे वाला जो पीयूष ग्रंथि है वहां से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है एसटीएच, जीएच, पीआरएल, एलटीएच, एफएसएच, एलएच, आईसीएसएच, बहुत सारा है, एसीटीएच, टीएसएच, एमएसएच। ओके, और इन सभी की चर्चा करते हैं। एसटीएच को बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन ये हम पढ़ चुके हैं, सोमेटोट्रोपिन एसटीएच। इसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। जीएच बोलते हैं इसको, जो विशालकाय शरीर हो जाता था अधिकता के कारण और कमी के कारण, बौना हो जाता था आदमी। फिर हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन, पीआरएल या लुटियोट्रोपिक हार्मोन, जिसको एलटीएच बोलते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, पीआरएल या एलटीएच। फिर हम लोग पढ़े थे एफएसएच, इसको हिंदी में पुटिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं, एफएसएच को। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लुटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन, आईसीएसएच बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। और ये सभी हार्मोन जो होते हैं अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ या पीयूष ग्रंथि के अगले हिस्से से ये स्रावित होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से ये जो है स्रावित होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है एसीटीएच। उसके बाद है थायराइड प्रेरक हार्मोन, टीएसएच बोलते हैं इसको। फिर एमएसएच, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो इतने निकलते हैं, कितना है लगभग 1 2
3, 4, 5, 6, 7 हार्मोन अग्रभाग में पीयूष ग्रंथि के अग्र पिट्यूटरी में और 2 हार्मोन पश्च पिट्यूटरी में। कुल 9, टोटल 9 हार्मोन स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि में। पश्च में वैसोप्रिन होता है, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, और अग्र पिट्यूटरी में होता है सोमेटोट्रोपिन, एसटीएच या वृद्धि हार्मोन जिसे जीएच बोलते हैं, प्रोलैक्टिन, पीआरएल या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, एलटीएच, पुटिका प्रेरक हार्मोन, एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन, आईसीएसएच बोलते हैं इसको, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच बोलते हैं इसको, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है टीएसएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच। फिर मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच होता है। आमाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, आमाशय स्टमक से, गैस्ट्रीन हार्मोन और घ्रेलिन हार्मोन। कौन कौन? गैस्ट्रीन और घ्रेलिन, आमाशय से निकलने वाले हार्मोन। तो गैस्ट्रीन और घ्रेलिन हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा। क्या क्या पढ़ा है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में पढ़ा। इसका काम है कैल्शियम की रुधिर में अधिकता होने पर स्रावित होती है ये कैल्सिटोनिन, यानी ब्लड में कैल्शियम की अधिकता जब होने लगती है तो कैल्सिटोनिन ब्लड में स्रावन होने लगता है। एड्रीनल ग्रंथि, ये है एड्रीनल ग्रंथि जो कि बायां किडनी जो होता है उसके ऊपर होता है, और उसके ऊपर का जो ये पिक्चर है उसके अंदर का ये पिक्चर दिखाया गया है कि कैसा होता है इसका फिगर। कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स वो ये वाला हिस्सा, और इसके अंदर वाला जो हिस्सा है ये, इसको मेड्यूला बोलते हैं। अब देखिए, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सेक्रेशन होता है वो है विकृति से होने, और इसके विकृति से होने वाला रोग है एडिशन रोग। कॉर्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा, सोच लीजिए। और एडिनेलिन कॉर्टेक्स से जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। ये 3 हार्मोन एड्रीनेलिन कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं, सेक्रेशन होता है इनका हार्मोन का। अब हम लोग बात करते हैं एड्रीनल मेडुला से स्रावित हार्मोन की। तो इससे 2 होता है, नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रीनेलिन। नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रीनेलिन को संयुक्त रूप से कैरेकोल्मिन्स कहते हैं, कैरेकोल्मिन्स, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, इसको अमीनो अम्ल भी बोलते हैं। अन्य नाम है इसका नॉरएड्रीनेलिन, नॉरएड्रीनेलिन। इसका कार्य क्या है? वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं प्रजनन आदि से संबंधित अंगों में ब्लड संचार कम करना। और एड्रीनेलिन का अन्य नाम है एपिनेफ्रिन, इसको लड़ो एवं उरो हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, और आपातकालीन हार्मोन भी है, या इसे युद्ध हार्मोन भी कहा जाता है, युद्ध हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? देखिए, हृदय गति में वृद्धि कर देती है, वाहिका विस्तारण वैसोडिलेशन द्वारा मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत इत्यादि में के अंग जो है उनमें ब्लड संचार में वृद्धि करते हैं। हमने बोला था कैरेकोल्मिन्स जो होता है किनको किनको बोलते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको नॉरएड्रीनेलिन भी बोलते हैं, और एडिनेलिन, दोनों को संयुक्त रूप से, नॉरएड्रीनेलिन और एडिनेलिन को संयुक्त रूप से कैरेकोल्मिन्स बोलते हैं, ये दोनों हार्मोन को। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथियों का स्रावित हार्मोन, जो ग्लैंड से सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, उसको पढ़ते हैं। ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन या पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि 2 भाग होते हैं इसके, पश्च पिट्यूटरी और अग्र पिट्यूटरी। और पश्च पिट्यूटरी जो है उससे 2 हार्मोन निकलता है, वैसोप्रेसिन, एडीएच, और ऑक्सीटोसिन। ये अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन्स निकलते हैं, वो है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, जीएच। उसके बाद है प्रोलैक्टिन, पीआरएल या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, एलटीएच। उसके बाद पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसे एफएसएच बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच बोलते हैं, या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन आईसीएसएच भी बोलते हैं। उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है एसीटीएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच भी निकलता है, और मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच का सिक्रेशन होता है। अमाशय से जो सिक्रेशन होने वाला हार्मोन है वो है गैस्ट्रीन और घ्रेलिन। मानव शरीर के ग्लैंड्स के बारे में जिसकी चर्चा हम लोग किए थे, उनका स्थान कहाँ कहाँ पर है। देखिए, ये मानव शरीर है, बायोलॉजी का मास्टर ही हो जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ना, दिल खुश हो जाएगा। एक एक चीज बताया हुआ है यहाँ पर, इतना विस्तार से कौन बुक बताता है भाई। अब मानव शरीर में जो ग्लैंड्स हैं, जिन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, वो कहाँ पर उनकी स्थिति है इसको देख लीजिए। देखिए, पीनियल ग्रंथि जो होता है यहाँ पर होता है, ये हमने पढ़ा है।
पीनियल ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो होता है कपाल में यहाँ पर होता है, हमने पढ़ा है, पिक्चर में देखा भी था वहां पे, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि में, थायराइड या अवट्टू ग्रंथि जहां पर होता है। और पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है, पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा को थायराइड या अवट्टू ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर है। थाइमस ग्रंथि ये है यहाँ पर, ओके। यकृत ये लीवर का हिस्सा है, देख लीजिए ये यकृत है। और अमाशय जो होता है ये यहाँ पे हिस्सा होता है, अमाशय का ये हिस्सा है, इसको अमाशय बोलते हैं। और यहीं पे अग्नाशय होता है, अग्नाशय यहीं पे होता है। अच्छा देखिए यकृत में ही यहाँ पर पित्तरस भी होता है। और वृक्क किडनी जो होता है ये किडनी का हिस्सा है, 1 और 2, एक पीछे होता है, इसके 2 किडनी होते हैं। तो किडनी का आप हिस्सा देख रहे हैं, ये किडनी है। अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि ये यहाँ पर होता है अग्नाशय के नीचे, एडिनल ग्रंथि, जिसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, साथ ही साथ आपातकाल या युद्ध हार्मोन भी बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। अंडाशय महिलाओं में जो होती है, अंडाशय यहाँ पर होती है, सिर्फ महिलाओं में होती है, पुरुष में नहीं होता है। और वृषण, पुरुष का यहाँ पे वृषण सिर्फ पुरुषों में होता है, महिला में नहीं होता। महिला में अंडाशय होती है यहाँ पर, और पुरुष में वृषण होता है यहाँ पर। सारे ग्लैंड्स को हमने बता दिया, अमाशय भी आपको बता दिया, आपने देख लिया क्या क्या था। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के पीछे, थायराइड ग्रंथि यहाँ पे है आगे वाला, और उसके पीछे पैराथायराइड ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को यहाँ पर दिखाया गया, ये है पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूट ग्रंथि यहाँ पे होता है कपाल में। अमाशय ये हो गया अमाशय का हिस्सा, ये यकृत है, ये थाइमस ग्रंथि है। अग्नाशय ये है अग्नाशय यहाँ पर, ये किडनी है, वृक्क या किडनी बोलते हैं इसको। अंडाशय यहाँ पे महिलाओं में होती है, सिर्फ महिलाओं में। अधिवृक्क या एडिनल जो होती है अग्नाशय के पास यहाँ पे, किडनी के पीछे। और वृषण सिर्फ पुरुषों में होता है। अब सबको बताया गया, देखिए अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होती है, और यहाँ पे जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन। अंडाशय जो ग्लैंड से ग्रंथि है महिलाओं में पाई जाती है सिर्फ, और इनमें पाई जाती हैं 2 हार्मोन्स, एक एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं अंडाशय में। थाइमस ग्रंथि जो है उसमें पाए जाते हैं, वहां से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन, थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। और इससे भी आप थाइमस ग्रंथि से, थाइम है ना यहाँ थाइमस, इससे जोड़कर आप बना सकते हैं, इतना भारी भी नहीं है। एस्ट्रोजन के बारे में आप जानते ही हैं, प्रोजेस्टेरोन के बारे में आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, तो इसको याद कर सकते हैं। थाइमस ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, सिक्रेशन होता है थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। वृषण सिर्फ पुरुषों में होते हैं। और यहाँ से एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन होता है एंड्रोजेन से, इसको एंड्रोजेन भी बोलते हैं। वृषण में पाए जाते हैं ये, जहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पाए जाते हैं। अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि, एडिनल मेडुला और एडिनल कॉर्टेक्स 2 पढ़े थे ना हम लोग। एडिनल मेडुला में जो होता है एड्रीनेलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन होता है, नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं इसको। एड्रीनेलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रीनेलिन का ही दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ये 2 हार्मोन एडिनल मेडुला में से स्रावन होता है इनका। एडिनल कॉर्टेक्स में 2 हार्मोन निकलते हैं, ये है एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। ओके, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय से जो निकलता है हार्मोन वो है ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड्स। अच्छा, ग्लूकेगॉन किस कोशिका से निकलते हैं? तो ये अल्फा कोशिका से निकलती है, और अग्नाशय में पाई जाती हैं 4 कोशिकाएं, एक अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका, ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एफ कोशिका जो होता है अग्नाशय का, इसमें अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड्स जो हार्मोन होते हैं उसका सिक्रेशन होता है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं वृक्क या किडनी। यहाँ अधिवृक्क था, यहाँ वृक्क या किडनी है। तो वृक्क या किडनी से जो निकलते हैं हार्मोन वो है कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन
समझ में आया? कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन वृक्क या किडनी से सिक्रेशन होने वाला हार्मोन है। अब हम लोग थायराइड या अवट्टु ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। थायराइड या अवट्टु ग्रंथि भी इसका नाम है। ये है टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसे T3 बोलते हैं, थायरोक्सिन T4, ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन, इस हार्मोन का स्रावन होता है, यहाँ पे सिक्रेशन होता है। टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन, इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है यहाँ से। एक बार रिवाइज करते हैं। अंडाशय सिर्फ महिला में होती है और यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो एस्ट्रोजेन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, है ना, दो, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन नामक हार्मोन सिक्रेशन होता है। वृषण जो होता है सिर्फ पुरुषों में होता है और यहाँ से एड्रोजेन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि बोलते हैं, यहाँ से एडिनल मेडुला और एडिनल कॉर्टेक्स दो भाग होते हैं, जहाँ से एडिनल मेडुला से एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स और नॉर एडिनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एडिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और टोटल एडिनल ग्रंथि से 4 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, 2 एडिनल मेडुला से और 2 कॉर्टेक्स से, एडिनल कॉर्टेक्स से। हम लोगों ने अग्नाशय के बारे में पढ़ा। इनके 4 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन निकलती है हार्मोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलती है और ये मधुमेह रोग जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन काफी महत्वपूर्ण है, इंसुलिन। देखते हैं ना, जिसको डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग होता है, उनको इंसुलिन का सुई भी लेना पड़ता है और दवा भी लेना पड़ता है। डेल्टा कोशिका है सोमेटोस्टेटिन और एफ कोशिका से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड। वृक्क एवं किडनी जो है उनसे जो निकलने वाला हार्मोन है वो है कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। थायराइड या अवट्टु ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वो है टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। दूसरा है ट्राईआइडोथायरोनिन और तीसरा है कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जनन संबंधी हार्मोन्स के बारे में। ये स्त्री संबंधी हार्मोन है जो स्त्री में पाई जाती है, स्त्री हार्मोन बोलते हैं इसको। पुरुष संबंधी हार्मोन एक ही है और पिनियल ग्लैंड जिसको है उनसे जुड़े हुए वर्ड। जनन संबंधी हार्मोन्स के बारे में पहले बात करते हैं। स्त्री संबंधी हार्मोन्स जो स्त्रियों में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, स्त्री में पाए जाते हैं एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन ये स्त्री हार्मोन है। रिलैक्सिन, इसको भी फीमेल हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन, इसको भी फीमेल हार्मोन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन, इसको भी फीमेल हार्मोन बोलते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन, इसको भी फीमेल हार्मोन बोलते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 फीमेल हार्मोन्स हैं। कौन कौन? एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन। अब हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। एस्ट्रोजन जो है इसका उत्पादन क्या है? इस हार्मोन का कार्य है अंडाशय का उत्पादन। और एस्ट्रोजन किसके लिए उत्तरदायी है? यौवनारंभ से रजोनिवृत्ति की आयु तक। प्रमुख एस्ट्रोजन जो है स्टेडियोल है। एस्ट्रोजन जो होते हैं इसके प्रमुख एस्ट्रोजन का नाम है स्टेडियोल, स्टेडियोल। और एस्ट्रोजन का दूसरा नाम होता है नारी विकास हार्मोन। ये महिलाओं के विकास में, नारी का जो पूरा डेवलपमेंट होता है, एक महिला, एक नारी जो महिला की तरह दिखती हैं, उनके सभी अंगों का जो विकास होता है उसके लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। ओके, इसीलिए इसको नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। इसका कार्य है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि, दुग्ध ग्रंथियां आदि के समुचित विकास में सहायक होता है। इसीलिए इसको बोला गया यौवनारंभ से रजोवृत्ति की आयु तक एस्ट्रोजन जो होता है उत्तरदायी होता है। और एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन इसी वजह से कहा गया क्योंकि इनका कार्य होता है मादा का जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि उसके स्तन में वृद्धि, गर्भाशय में उसके गर्भाशय के डेवलपमेंट, योनि और दुग्ध ग्रंथियां हैं, इस सब का समुचित विकास के लिए एस्ट्रोजन उत्तरदायी है और इसके विकास में सहायक होते हैं एस्ट्रोजन। इसीलिए एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। प्रमुख एस्ट्रोजन है स्टेडियोल और इसका उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय में। एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय में।
एस्ट्रोजेंस के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच द्वारा नियंत्रण होता है। तो ज्यादा एस्ट्रोजेंस अगर हो जाएगा शरीर में उसका स्रावन, तो ये भी हानिकारक है। तो इन सब पे भी क्रॉस चेक होता है, मतलब इस पर भी नियंत्रण करता है कौन? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। समझ में आया? तो एस्ट्रोजेंस के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच और तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का नियंत्रण होता है। और एस्ट्रोजन का जो प्रमुख हार्मोन होता है, प्रमुख एस्ट्रोजन होता है, वो होता है एस्ट्रेडियोल। कौन सा होता है? एस्ट्रेडियोल। अब बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की। रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा ओवल, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, वहां पर रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जब गर्भावस्था में होते हैं महिलाएं, तो उसके गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम तथा प्लेसेंटा से यह रिलैक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और इसका कार्य क्या है रिलैक्सिन का? प्यूबिक सिफाइसिक्स को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर शिशु के जन्म को आसान कर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिशु के जन्म में बहुत मदद करता है, ये आसान बनाता है। नहीं तो रिलैक्सिन हार्मोन का अगर सिक्रेशन नहीं होगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्रॉपर रिलैक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन नहीं होने के कारण जो मृत्यु होती है माताओं की बच्चों को जन्म देते वक्त, शायद ये उसके लिए उत्तरदायी है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा वर्क है। और ये कार्य क्या है इनका? प्यूबिक सिफाइसिक्स को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करना। गर्भाशय ग्रीवा जो होते हैं उनको चौड़ा करता है ताकि शिशु जब जन्म ले तो वो आसानी से ले। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स इसके लिए आवश्यक है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना, वात्सल या मैथुन आदि के समय भावनाओं का जो नियमन होता है, उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और इसका कारण ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ना, ये उत्तरदायी है किस चीज के लिए? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से माँ और शिशु के बीच अगर गले माँ लगाती है बच्चे को, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से उसको गले लगाना, चूमना, वात्सल या मैथुन क्रिया करते हैं, तो उस के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जिम्मेवार है। फिर हम बात करते हैं मिल्क इजेक्शन को, ये बढ़ाता है, मतलब दूध उत्प्रेक्षण। ऑक्सीटोसिन की वजह से ये दूध जो होता है, मिल्क इजेक्शन होता है, दूध में वृद्धि हो जाती है। और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन की वजह से जो उत्तक है, जैसे गर्भाशय है, यूटेरस, और जो स्तन ग्रंथियां हैं वो बढ़ती हैं, उनमें उभार आता है। ये ऑक्सीटोसिन का कार्य है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन का उत्पादन, इसका उत्पादन जो होता है अग्र पिट्यूटरी की लैप्टोट्रॉफ कोशिकाओं में। तो जो आगे वाला पिट्यूटरी ग्रंथि पढ़े थे ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पीयूष ग्रंथि का, तो वो जो आगे वाला भाग है उसकी लैप्टोट्रॉफ कोशिकाओं में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन होता है। और इसका दूसरा नाम है ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा नाम क्या है? ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। और इसका कार्य क्या है प्रोलैक्टिन का? शिशु जन्म के पश्चात दूध स्रावन को प्रेरित करना। इसको एलएच हार्मोन भी बोलते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद जो है महिलाओं में दूध का श्रावण होता है, दूध का निर्माण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से। शिशु के जन्म के पश्चात ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होती है, इसका सेक्रेशन होता है, वो भी पीयूष ग्रंथि के अग्र पिट्यूटरी भाग में, जिसको लैप्टोट्रॉफ कोशिका होता है वहां पर। इसका दूसरा नाम है ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन, और इसका जो उत्पादन होता है इस हार्मोन का कार्पस लुटियम द्वारा होता है, कार्पस लुटियम के द्वारा। इसका कार्य क्या है? गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, इसी की वजह से महिलाएं गर्भधारण करती हैं और उनमें ये लक्षणों का विकास होता है गर्भधारण करने के लिए। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो तो महिलाएं गर्भधारण नहीं करेंगी, क्योंकि उनके अंदर इस लक्षणों का विकास ही नहीं होगा। इसीलिए इनका कार्य है प्रोजेस्टेरॉन का गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना, साथ ही साथ गर्भाशय की एंडोमीट्रियम का मोटा होना। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही गर्भाशय की एंडोमीट्रियम का मोटा होना और इसमें रुधिर संचरण को बढ़ाना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है प्रोजेस्टेरॉन, तथा ग्लाइकोजन का संचय करती है। ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर भी होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ठीक है, गर्भाशय की एंडोमीट्रियम का मोटा होना
प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में रुधिर का संचरण होना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से ग्लाइकोजन का स्टोरेशन होता है, संचय होता है। ओके, ग्लाइकोजन का संचय करना के लिए उत्तरदायी कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होती है अंडाशयों में नई पुट्टिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद करती है। तो अंडाशय में जो नई पुट्टिका का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन उत्तरदायी है। इस हार्मोन्स का ये कार्य है। पुरुष संबंधी हार्मोन के बारे में, पुरुष संबंधी हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इसका उत्पादन होता है वृषण में, जिसको टेस्ट्स बोलते हैं। वृषण में लेडिंग की कोशिकाओं, जिसे सेल्स ऑफ लेडिंग बोलते हैं, वृषण में लेडिंग की कोशिकाओं में इसका उत्पादन होता है टेस्टोस्टेरॉन की। इसको पुरुष हार्मोन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है पौरुष विकास हार्मोन। पुरुष का विकास होता है इसी हार्मोन की वजह से। इसका कार्य क्या है? पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन। जो पुरुष में एक लैंगिक लक्षण होता है उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, और यौन आचरण को प्रेरित करता है। यौन आचरण के लिए यही जिम्मेवार है पुरुषों में, वो है टेस्टोस्टेरॉन, यौन आचरण को प्रेरित करना। अब हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड है, इसकी अवस्थिति होती है मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम में, गोलार्धों के बीच स्थित होता है। मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच में स्थित होता है पीनियल ग्लैंड, और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड मानव शरीर की। अन्य नाम इसका है एपीफाइसिस सेरिब्री। अन्य नाम इसका क्या है? एपीफाइसिस सेरिब्री। एपीफाइसिस सेरिब्री। स्रावित हार्मोन है इससे मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलती हैं वो है मेलाटोनिन, और इनका कार्य है निद्रा एवं जागने की क्रिया पर नियंत्रण। ठीक है, मंद प्रकाश तथा रात में इसका सेक्रेशन अधिक होता है, और तीव्र प्रकाश या दिन में इसका जो सेक्रेशन होता है वो कम होता है पीनियल ग्लैंड का। तो मंद प्रकाश तथा रात में इसका जो सेक्रेशन होता है वो अधिक होता है। साथ ही साथ बहुत अधिक प्रकाश होगी या दिन का समय होगा तो इसका श्रावण कम होता है। स्त्री संबंधी हार्मोन्स 5 हैं: एस्ट्रोजन, रिलैक्सिंग, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन। बात करते हैं एस्ट्रोजन की, तो इसका उत्पादन होता है अंडाशय में, और एस्ट्रोजन जो होता है आयु के लिए यौवनारंभ से रजोनिवृत्ति तक की आयु तक इसका उत्पादन होता रहता है। और एस्ट्रोजन में प्रमुख एस्ट्रोजन होते हैं एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रोजन का अन्य नाम है नारी विकास हार्मोन। एस्ट्रोजन का कार्य है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित करना, जैसे कि लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दुग्ध ग्रंथियां आदि के समुचित विकास में यह सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन FSH तथा लुटिनाइजिंग हार्मोन LH द्वारा नियंत्रण होता है। आगे बात करते हैं रिलैक्सिन की। रिलैक्सिन का जो स्रावन होता है, सेक्रेशन होता है, वो गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा ओवल प्लेसेंटा से होता है। रिलैक्सिन का कार्य है प्यूबिक सिफाइसिक्स को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करना, ताकि शिशु के जन्म को आसान किया जा सके। ओके, इसका कार्य है। ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन का कार्य है माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, वात्सल्य तथा मैथुन आदि के समय ये भावनाओं का नियमन करता है, और उसी समय ऑक्सीटोसिन का श्रावण होता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क इजेक्शन होता है, मतलब दूध उत्क्षेपण होता है, दूध बढ़ता है, और इसका जो संबंधित उत्तक है यूटेरस है, गर्भाशय और स्तन ग्रंथियां है, जहां पे ये श्रावित होती है। स्तन ग्रंथियों में ऑक्सीटोसिन का श्रावण होता है। अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन का उत्पादन होता है अग्र पिट्यूटरी की लैप्टोट्रॉफ कोशिकाओं में। इसका दूसरा नाम है लुटियोट्रोपिक हार्मोन, और इसका कार्य है शिशु जन्म के पश्चात दूध श्रावण को प्रेरित करना। दूध जो निकलता है उसको, उसके सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन उत्तरदायी है। इसको LH भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। इसका उत्पादन कार्पस लुटियम द्वारा होता है। कार्य है गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें ब्लड संचलन को बढ़ाना तथा ग्लाइकोजन का संचय प्रोजेस्टेरॉन में होता है। अंडाशय में नई पुट्टिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होती है। क्लियर है? अब पुरुष संबंधी हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरॉन के बारे में। ओके, टेस्टोस्टेरॉन इसका उत्पादन होता है वृषण में, टेस्ट्स बोलते हैं इसको। वृषण में लेडिंग की कोशिकाओं में इसका उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरॉन का दूसरा नाम है पौरुष विकास हार्मोन, और इसका कार्य है पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन, और साथ ही साथ यौन आचरण को प्रेरित करता है ये टेस्टोस्टेरॉन।
अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड की अवस्थिति होती है मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होता है, इसको सेरिब्रम बोलते हैं, प्रमस्तिष्क को। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, और इसका दूसरा नाम है एपीफाइसिस सेरेब्री, एपीफाइसिस सेरेब्री। और पीनियल ग्लैंड जो होता है ये, इसका सेक्रेशन जो होता है मेलाटोनिन हार्मोन यहाँ से स्रावित होती है, मेलाटोनिन। और इसका कार्य क्या है, निद्रा एवं जागने की क्रिया, नींद और जागने की क्रिया पर नियंत्रण रखता है ये मेलाटोनिन हार्मोन। मंद प्रकाश यानी कि कम धीमा प्रकाश, और रात में इसका जो होता है सिक्रेशन अधिक होता है मेलाटोनिन का। तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका सिक्रेशन कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन एवं भ्रूणीय विकास को। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रजनन की। प्रजनन का परिभाषा है वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसको प्रजनन कहते हैं। तो वह क्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वो प्रजनन है। प्रजनन तंत्र जो होता है प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह होता है, इसको प्रजनन तंत्र कहते हैं। जो अंग प्रजनन में भाग लेते हैं उसको हम प्रजनन तंत्र बोलते हैं। मानव में जनन, मानव में जनन जो होता है जननांग के द्वारा। जननांग होते हैं नर और मादा। नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं, टेस्ट, और मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ओवरीज। वृषण टेस्ट बोलते हैं, ओवरीज अंडाशय को बोलते हैं। जननांग नर और मादा का समझ लिए, एक जोड़ी वृषण नर में होता है और मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ओवरीज। मानव में जन्म जो होता है मनुष्य में एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल। मानव में जन्म जो मनुष्य है उसमें एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। नर तथा मादा के जननांगों में भिन्नता पाई जाती है, नर तथा मादा के जननांगों में भिन्नता होती है। और गर्भावस्था काल जो होता है निषेचन के बाद 266 दिन या 38 सप्ताह। मनुष्य की बात कर रहे हैं हम। गर्भावस्था काल जो होता है निषेचन के 266 दिन या 38 सप्ताह के बाद। आगे हम बात करते हैं निषेचन प्रक्रिया की। निषेचन प्रक्रिया जो होती है अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में होती है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में निषेचन प्रक्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बारे में यहाँ बताया गया है। मानव में जनन में जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है नर युग्मक शुक्राणु में। ये नर युग्मक शुक्राणु का पिक है, और ये नर युग्मक शुक्राणु जाता है मादा युग्मक अंडाणु में। ओके, ये अंडाणु का चित्र देख लीजिए। और निषेचन की क्रिया क्या होती है, ये जो नर युग्मक शुक्राणु है इस अंडाणु में मिलते हैं, ये है ना, ये शुक्राणु यहाँ पर मिलते हैं और फिर यहाँ पर निषेचन की क्रिया देख रहे हैं, ये मिल रहा है। और ये अंडाणु है, यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, अंडाणु है और यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये निषेचन की क्रिया होती है। फिर क्या होता है, इस निषेचन की क्रिया से जाइगोट बनते हैं, युग्मनज बोलते हैं, देख रहे हैं जाइगोट का निर्माण हो यहाँ पे। और इस जाइगोट से फिर डाइप्लॉइड बनते हैं, ये द्विगुणित होते हैं इस तरह से। और फिर भ्रूण का निर्माण होता है, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा है, पहले इस आकार का बनता है, फिर थोड़ा सा ये बढ़ता है, फिर इस आकार में आता है, फिर इस आकार में फिर बढ़ता है। देखिए दिखाया गया यहाँ पे। तो ये भ्रूण का निर्माण एवं विकास की क्रिया दिखाया गया है। किस किस टाइप से देखिए, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से मिला और ये दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया किया, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर जाइगोट का निर्माण हुआ और ये फिर द्विगुणित डाइप्लॉइड बने और फिर भ्रूण का निर्माण हुआ एवं उसका विकास हुआ और फिर यहाँ बच्चा बना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा जनन एवं भ्रूणीय विकास, जिसमें प्रजनन की बात की। प्रजनन का परिभाषा है वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। प्रजनन तंत्र बोलते हैं प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह प्रजनन तंत्र है। मानव में जो जनन होता है जननांग की वजह से, और ये जननांग होते हैं नर एवं मादा। नर में एक जोड़ी वृषण होता है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। मनुष्य में जो जनन होता है, मानव में जनन, वो एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है। नर तथा मादा के जननांगों में भिन्नता पाई जाती है। और गर्भावस्था काल जो होता है मानव में वो निषेचन के बाद 266 दिन या 38 सप्ताह होता है। ओके, 38 सप्ताह। निषेचन की प्रक्रिया जो होती है अंडवाहिनी ओविडक्ट या फैलोपियन नली फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन की प्रक्रिया दिखाया गया है यहाँ पे। नर युग्मक शुक्राणु है, मादा युग्मक अंडाणु से मिलते हैं यहाँ पे, और ये जब मिलते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। फिर युग्मनज जाइगोट बनता है, फिर द्विगुणित डिप्लॉइड बनता है, फिर भ्रूण का विकास होता है यहाँ पे और फिर बच्चा का निर्माण होता है। क्लियर है।
अब यहाँ पर मानवीय भ्रूण के विकास का पिक दिया गया है कि कैसे कैसे बनता है इसको। देखिए डेफिनेट, देखिए निषेचन की क्रिया तक हम लोग समझ चुके थे कि भ्रूण जाकर के मादा अंडाणु से मिला, ये अंडाणु है, वहां पर निषेचन की क्रिया हुआ। जब ये जाइगोट बनते हैं तो ये इस आकार का, फिर जाइगोट से ये मारूला बनते हैं इसमें मिलने पर। देखिए ये पहले कैसा था, एकदम बना हुआ, ये जब इसके अंदर गया, ये जाइगोट बना तो धीरे धीरे फैला और इसको आकार देना शुरू कर दिया इसको, और ये अब आकार ले रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मारूला बोलते हैं। फिर क्या हुआ, बास्टूला बना, मारूला से जो आकार लिया ये इस प्रकार का ब्लास्टूला जिसको बोलते हैं, ब्लास्टूला के आकार का बनता है ये। फिर बनता है गैस्टूला तीसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में ये अंडाणु गैस्टूला का रूप ले लेता है। ये जहाँ पे जाइगोट बना था मारूला, मारूला से बन जाता है ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से बन जाता है गैस्टूला तीसरे सप्ताह में। और दूसरे माह से 9वें माह तक भ्रूण का विकास होने लगता है। परीक्षा दृष्टि से हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ और पंचम सप्ताह में। यानी कि जब निषेचन की क्रिया होती है, परिवर्धन के चतुर्थ एवं पंचम सप्ताह, जब भ्रूण बनता है ना, उसके चतुर्थ एवं पंचम सप्ताह, चौथा या पांचवा सप्ताह में, फोर्थ या फिफ्थ वीक में जाकर क्या होता है, ये जो भ्रूण है मानव भ्रूण, उसका हार्ट का विकास हो जाता है, दिल का, और हृदय वहां पर जो होता है धड़कना शुरू कर देता है, वहां पे हृदय स्पंदन करने लगता है। तो कहते हैं अपने परिवर्धन के चतुर्थ एवं पंचम सप्ताह से मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। पूर्व भ्रूणीय अवस्था है, तो भ्रूण बनने का जो पहले का अवस्था होता है वो गर्भ धारण करने के प्रथम 2 सप्ताह, जैसे गर्भकाल हुआ है ना। अब जैसे भ्रूण बनने से पहले 2 सप्ताह तक का गर्भकाल होता है, और 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक। 14 दिन में अगर चाहें 2 सप्ताह में, तो देखते हैं उसके बहुत सारे दवाई वगैरह भी आए हैं, अगर भ्रूण नहीं बनाना चाहते हैं तो खा के हम गर्भकाल को खत्म कर देते हैं। तो ये कहा गया है कि पूर्व भ्रूणीय अवस्था जो होती है, जहाँ पर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, वो 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह तक भ्रूण का निर्माण नहीं होता है गर्भ में, याद रखिए। जैसे ही 2 सप्ताह बीतता है, गर्भ में भ्रूण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तीसरे महीने से जन्म तक का काल कहलाता है भ्रूण काल। तो तीसरा महीना से जो होता है, भ्रूण का विकास हो चुका होता है और वो डेवलप करने लगता है, वो एकदम पूरा शेप ले चुका होता है बच्चे का। तो इसी काल को भ्रूण काल बोलते हैं। याद रखना है, तीसरे महीने से लेकर जन्म तक का जो काल होता है, उस काल को भ्रूण काल बोलते हैं। भ्रूण काल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, तीसरे महीने से लेकर जन्म तक के काल को भ्रूण काल कहते हैं। क्लियर है। अब हम भ्रूण की शुष्कन, ड्राइनेस, बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करती है उल्ब या एमनियन। एमनियन जो होती है या उल्ब जिसको बोलते हैं, जिस समय में महिलाएं भ्रूण धारण कर रही होती है और जो उसका ड्राइनेस है, भ्रूण को सूखने या बाहरी धक्का नहीं लगे, उस पर दबाव पड़ने से उसका नुकसान नहीं हो भ्रूण का, इन सब चीजों से जो बचाती हैं उनका नाम है एमनियन, उल्ब या एमनियन। क्लियर है। जरायु या कोरियन का कार्य है, जरायु या कोरियन का कार्य है गैसीय विनियमन का नियंत्रण करना। क्या करना है, गैसीय विनियमन का नियंत्रण करना जरायु या कोरियन का कार्य होता है। जरायु या कोरियन का क्या कार्य होता है, गैसीय विनियमन का नियंत्रण करना, जरायु या कोरियन का कार्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपरापोषिका या एलेंटाइक कला। अपरापोषिका या एलेंटाइक कला जिसको बोलते हैं, एलेंटोइक मेम्ब्रेन, इसका कार्य क्या है, भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ, मेटाबॉलिक वेस्ट को एकत्र कर गैसीय विनियमन, है ना। अपरापोषिका या एलेंटाइक कला, एलेंटाइक मेम्ब्रेन का कार्य है भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ, मेटाबॉलिक वेस्ट ये का एकत्रण व गैसीय विनियमन करना, एलेंटोइक मेम्ब्रेन का कार्य। भ्रूण विकास काल है, कहते हैं किसको, भ्रूण विकास का काल होता है तीसरे से 8वें सप्ताह में। तीसरा से लेकर 8वां सप्ताह तक क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। क्लियर है। तो मानव में जो भ्रूण का विकास होता है वो तीसरे सप्ताह से प्रारंभ हो सकता है, 2 सप्ताह तक भ्रूण का विकास नहीं होता है। ये पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है गर्भकाल का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा, इसको एक बार
देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। मानवीय भ्रूण का विकास, पहले होता है निषेचन प्रक्रिया, फिर जाइगोट, फिर मारुला बनता है जाइगोट से, फिर प्लास्टुला का निर्माण होता है, फिर गैस्टुला तीसरे सप्ताह में बनता है। दूसरे सप्ताह तक का जो है काल वो पूर्व भ्रूणीय काल कहलाता है, जो कि ब्लास्टुला तक है। ब्लास्टुला तक दूसरे सप्ताह तक कार्य होता है। और दूसरे सप्ताह तक कौन कौन कार्य होता है? निषेचन की क्रिया से जाइगोट, जाइगोट से मारुला और मारुला से ब्लास्टुला। जैसे ही तीसरे सप्ताह में इन करते हैं तो गैस्टुला का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और भ्रूण का विकास दूसरे माह से 9वें माह तक होने लगता है। देख रहे हैं ना यहाँ पर। अब बात करते हैं परीक्षा दृष्टि से। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह से, यानी कि मानव का जो हृदय है उसका जो विकास होने लगता है चौथे और पांचवें सप्ताह से। पूर्व भ्रूणीय अवस्था है गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह। तीसरे महीने से जन्म तक का काल कहलाता है भ्रूण काल। भ्रूण की शुष्कन बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करती है उल्व या एमनियन। उल्व या एमनियन भ्रूण की शुष्कन बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करती है। आगे हम लोगों ने पढ़ा जरायु या कोरियन का कार्य। देखिए, जरायु या कोरियन का कार्य होता है गैसीय विनियमन या का नियंत्रण करना। जरायु या कोरियन का कार्य है गैसीय विनियमन का नियंत्रण करना। और परापोषिका का एलेंटाइक कला है। एलेंटाइक मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ, मेटाबॉलिक वेस्ट का एकत्रण व गैसीय विनियमन। ठीक है। भ्रूण विकास काल कहते हैं तीसरे से 8वें सप्ताह को। तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण के विकास का काल कहा जाता है।